नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बहुत खास मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से एक बेहतर बड़ा जजमेंट आया है। इससे पहले भी हम सिविल मामले जो होते हैं उनको क्रिमिनल का रंग देके एफआईआर आपके अगेंस्ट में कर देते हैं, और इसके बाद निचली अदालत में आप 10-10 साल, 15-15 साल, 18-18 साल एफआईआर झेलते रहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। मामला सिविल का था, लेन देन का था। और इससे पहले हम विकास गुप्ता जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, उनके साथ भी हमने ये वीडियो किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न फैसलों में ये बातें साफ कर चुका है कि क्रिमिनल मामले में जो सिविल का मामला है उसे क्रिमिनल ना बनाया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बाकायदा पेनाल्टी तक करी है इस मामले में, और बड़ा नाराजगी जताई है। आज हम जिस केस को ले रहे हैं, इस मामले में भी एक तरह से एक फादर थे, उनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे में चारों किसी काम के नहीं लड़के थे, और चारों की शादियां भी हो गई थी। तीसरा वाला लड़का तो बहुत ही ज्यादा शराब वराब भी पीता था और तमाम तरह का पैसे की बर्बादी करना था। तो फादर ने क्या किया कि उसको ये समझ में आ गया था कि मेरे बाद तो ये संपत्ति सब बर्बाद कर देंगे। इसलिए फादर ने क्या किया, चारों लड़कों को हटा के चारों बहुओं के नाम पे संपत्ति लिख दी। अब संपत्ति लिखने के कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब लड़के ने क्या किया, लड़के ने एक रजिस्टर्ड विल करी और किसी को, वो जो अपनी संपत्ति थी वो अपने फादर की संपत्ति किसी को लिख दी। अब साहब इस पे चला मुकदमा, और फाइनली एक सिविल डिस्प्यूट को जिसने खरीदी, उसने कहा साहब इन लोगों ने सबने साजिश कर कर 420 बनाया, 419 बनाया, 467, 68, 71 का मुकदमा बनाया, और 10 साल अब दौड़ा रहे हैं हाई कोर्ट में। जब ये याचिकाकर्ता सब गए, वो बहुओं को भी आरोपी बना दिया था, तो ये जब याचिकाकर्ता गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वैशिंग से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्वैशिंग करी, और क्वैशिंग ही नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टेंडेंसी बनती जा रही है कि सिविल मामलों को क्रिमिनल बना देना। विकास गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि आप हमारे साथ लीगल रिपोर्टर में जुड़े। और आज इस फैसले पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जहां सिविल केस को क्रिमिनल बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक तरह की टेंडेंसी हो गई है, चूंकि आपका इधर से कोई भला नहीं हो रहा है इसलिए क्रिमिनल कर दो और फिर सालों साल चलो। इस थोड़ा सा जजमेंट पे प्रकाश डालेंगे सर? विप्लव, अगर आप देखेंगे निरंतर, अगर आपने पहले जो चर्चा में शुरुआती दौर में आपने कहा, जिस जजमेंट की आपने बात करी वो रिकब बयानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट थी, जिसमें जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय संजीव खन्ना ने बिल्कुल ये कहा कि एक टेंडेंसी बनती जा रही है, और इससे क्या हो रहा है कि आपको कोर्ट की प्रणाली पर विश्वास नहीं है। उसी की वजह से कि आपको जब लगता है कि सिविल मैटर्स आर गोइंग टू टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय लगेगा, तो आप दबाव बनाने के लिए, उसके परिणाम को जल्दी करने के लिए, आप उस सिविल ट्रांजैक्शन को क्रिमिनल ट्रांजैक्शन का रूप दे करके आप उसको क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में लाने की कोशिश करते हैं। और आपके श्रोता इस बात को जानते हैं, मुझे लगता है जो भी लिटिगेशन में है, कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जो ट्रायल है, जो प्रोसेस है, वो अपने आप में एक सजा है, वो अपने आप में एक पनिशमेंट है। और उस जजमेंट में स्टेट ऑफ यूपी को, पुलिस को भी 50,000 रुपए का भी जुर्माना लगाया था। अभी जिस जजमेंट का आपने जिक्र किया, उर्मिला का जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, उसमें भी विप्लव यही बात हुई कि जब म्यूटेशन वगैरह सारी चीजें, उस लैंड की सिविल की प्रोसीडिंग्स वो हार गए कंप्लेनेंट, तो उन्होंने 10 साल बाद जाकर के 200 की कंप्लेंट डाली और 204 में उनको सबमिट कराई। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्वॉश करना चाहिए था, अपनी पावर अंडर 482 को एक्सरसाइज करके करना चाहिए था, और जब नहीं किया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि आप सिविल मैटर्स को क्रिमिनल नहीं बना सकते। निरंतर कोर्टें इन बात को कहती आ रही हैं विप्लव, और कई स्टेट्स में कमिश्नर जो सिविल प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं या फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो कमिश्नर पुलिस के या स्पेशल सीपी या जो भी उसको हेड कर रहा होता है डिवीजन को, क्राइम ब्रांच पे आते हैं, यूडब्ल्यू पे आते हैं, तो जो स्पेशल सीपी हैं उनकी परमिशन के बाद ही इनमें एफआईआर रजिस्टर होती है। और हम निरंतर केसों में देखते जा रहे हैं मतलब ये रोज का यही रवैया है कि जहां पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग की
एलिगेशंस दे करके। लेकिन विकास सर, लोग आम आदमी जो परेशान है, एक सिविल डिस्प्यूट था, किसी ने, जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है कि साहब वकील साहब ने लिखवाया और पुलिस से सेटिंग करके एफआईआर बनवा दी, और कोई वकील साहब खुद ही बताते हैं कि साहब ये क्रिमिनल बनवाओ तभी रिकवरी संभव है। कि दोनों का बिजनेस था, दोनों ने आधा आधा पैसा लगाया, चला, कुछ दिनों के बाद नहीं चल पाया, साहब लीजिए मुकदमा उसने कर दिया। सवाल ये है कि आपने बात ठीक कही कि 482 में आप चले जाइए हाईकोर्ट से परिणाम क्या आ रहा है इसी में, जिस पर हम बात कर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो रिलीफ नहीं दी थी। जब आप प्राइमा फेसाई किसी चीज में आदमी जाएगा तो हाईकोर्ट ही जाएगा ना, अब उसको फिर पहुंचना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। सवाल यह है कि निरंतर सुप्रीम कोर्ट ये बातें कहता आ रहा है कि 482 को आप एक्सरसाइज करिए, फिर हाईकोर्ट से ये क्यों निराशाजनक फैसले आ रहे हैं? मतलब बीच बीच में, अगर आपको याद होगा, दीपक गुप्ता का भी मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया था। तो मुझे ही देखिए, आपकी बात पे काफी तथ्य है और मैं इस पे आपसे बिल्कुल आई एग्री विद यू 100% कि हाई कोर्ट कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं और कई ऐसी जजमेंट, जैसे निहारिका जैसी जजमेंट आ जाती है बीच बीच में, जब वो कहते हैं कि आपको क्वॉशिंग ऑफ द, यू कांट ट्रिपल द इन्वेस्टिगेशन एट अर्ली स्टेज, आपको एफआईआर क्वॉश करने के लिए बहुत कॉशियस होना चाहिए। फिर वो कहीं ना कहीं आप भजन लाल के प्रिंसिपल्स को भूलने लगते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट एक यू टर्न लेती है, कहती है नहीं आपको इन मैटर्स में करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एग्जैक्ट कि जज लॉ क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में कंसिस्टेंसी ऑफ जजमेंट्स होनी चाहिए। आपने 5 जजमेंट्स दी और फिर आप इस तरह से निहारिका जैसी जजमेंट पे अगर आ गए तो फिर हाई कोर्ट के हर जज को ये लगता है कि अब निहारिका की जजमेंट जब आ रही है और आपको क्या कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेशन में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में करना चाहिए। वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से कार्व आउट होंगे, ऐसी कोई लिस्ट तो, एग्जॉस्टिव लिस्ट तो दी नहीं है। तो सर्टेनिटी ऑफ लॉ, जो मैं विप्लव हमेशा बात कहता हूं कि हमें भी क्लाइंट्स को समझाने में मुश्किल होती है कि अगर हम उन्हें 2 जजमेंट ये बताते हैं तो वो 10 जजमेंट कॉन्ट्ररी जजमेंट ले आते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ द जजमेंट मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है वो बहुत मूलभूत है और उस पे विचार और चर्चा की आवश्यकता है। ठीक है, मैं विकास सर, आपका एक क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा अनुभव है, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप लगातार पेश हो रहे हैं, हजारों की संख्या, जो मेरी जानकारी के मुताबिक हजारों की संख्या में आप इस तरह की पिटीशनें फाइल कर रहे हैं। बहुत में राहत मिलती है, बहुत में नहीं मिलती है, लेकिन आपका एक लंबा अनुभव हो गया। विकास सर, प्राइमा फेसाई किसी मैटर में जो कोई आम आदमी ये कैसे समझेगा ये सिविल मैटर है और इसको क्रिमिनल बना दिया गया है और उसे जाना पड़ेगा, वो इंग्रेडिएंट क्या होने चाहिए? मतलब एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान, एक जो अभी मैं एक एफआईआर अभी इस प्रोग्राम से पहले मैं वो जैसे पढ़ रहा था ड्राफ्टिंग के लिए, कि किसी ने आपस में व्यापार किया, 1.5 करोड़ का सामान दिया, खुद एडमिटेड केस है, मैं ये एलिगेशन आपको एफआईआर का ही बता रहा हूं, अपनी डिफेंस नहीं बता रहा, अपनी सबमिशन नहीं। कंप्लेनेंट का एक काम है कि मैंने अक्यूज से काम किया, 1.5 करोड़ रुपए की माल की सप्लाई की, 75 लाख रुपए की पेमेंट आई, जो 60-65 लाख रुपए बचता था उसमें डिलेड पेमेंट पे मुझे 2% का ब्याज मिल रहा था। ये देखिए कि 2% का ब्याज मिल रहा था। फिर लिखते हैं आगे कि जी उसने मेरे को मेरा 2% का ब्याज नहीं दिया, तो 75 लाख और 69 लाख, जो 69 लाख मिलाकर के मेरे को 1 करोड़ 30-40 लाख रुपया इनसे लेना बनता है और मेरे को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है मेरे साथ। सीधी भी लिख रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप एक बात बताइए मुझे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विप्लव साफ दिखता है, जो हर एक वकील आपको बता देगा कि जो इंटरेस्टमेंट है, जिसने इंटरेस्ट करी है अपनी प्रॉपर्टी, वो ही उसका मालिक रहता है। जब आपने माल बेच दिया तो ओनरशिप तो चेंज हो गई, आप सिर्फ अपने पैसे की रिकवरी ही कर सकते हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे हुआ? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप किसी को इंटरेस्ट करते हैं और उसका मालिकाना हक आप ही के पास रिटेन रहता है। और जब मैंने आपको माल बेच दिया तो सेल हो गई, तो विच इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर हो गया, उसकी ओनरशिप टाइटल आपके पास चली गई। अब आपसे पैसे मैं सिर्फ एक रिकवरी प्रोसीडिंग्स में ले सकता हूं। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इन स्पाइट ऑफ इतनी सारी जजमेंट्स के बाद अगर उस पर भी एफआईआर लिख रही है और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है, और अगर हाई कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वक्त आने वाला है कि जिस तरह से 498 के मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूअसली कमिंग डाउन हेविली ऑन दिस काइंड ऑफ पिटिशंस, राइटिंग टू द लॉ कमीशन, सरकार को कह रहे हैं कि आप 498
ये हटाइए। उसी तरह से मुझे लगता है कि इनमें भी सुप्रीम कोर्ट को हेविली आना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है आईयू की एक बड़ी जिम्मेदारी है सर, पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है इसको लेके। आप किसी भी मामले में, ठीक है, वो एक आपने प्रोसेस बनाया 420, 419, 467, 68, 71, इस तरह के मुकदमे में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बहुत जरूरी है, एसीपी के स्तर पे उसका वो संतुति जाएगी। लेकिन पुलिस की एक जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि विकास सर ने अभी बताया, और ये बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने, आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको केवल उत्तर प्रदेश सरकार को झड़का नहीं है, पेनाल्टी भी लगाई है, और इसी तरह के मामलों में लगाई है। आपको हम बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी मानता हूं, जैसा कि विकास सर ने कहा कि 482 में आप बहुत बार क्या होते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं और डिफीट हो जाते हैं। आपको लगता है साहब जो हाईकोर्ट में नहीं फिल्म मिल पाया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में क्या मिलेगा। इसी मैटर को देखिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि सिविल मुकदमों को क्रिमिनल बनाने के लिए, रंग देने के लिए, रिकवरी करने के लिए, किसी को, व्यक्ति को फंसाने के लिए 10 साल के बाद आपने एक एफआईआर दर्ज करा दी। बोले साहब सबने, पुलिस की यहां बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और पुलिस नाकाम रही अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। अच्छा विकास सर, हो क्या रहा है, जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड करी और इसके बाद पुलिस का हैरेसमेंट शुरू, 80% केसेस में मैं दावे से कह सकता हूं, अपने अनुभव से कह सकता हूं, और लगातार जो देश भर से फोन आ रहे हैं वो, मैं 80% केसेस थानों से निपट रहे हैं सर। मैं खुल के कह रहा हूं, ये जुडिशरी किसी जांच को, किसी पुलिस जांच कर ले, ये सामने आ जाएगा 80% केसेस थानों से निपट रहे हैं, एसएचओ निपटवा रहे हैं, एसीपी निपटवा रहे हैं। वो कहे आ गए, आप कंप्लेन लेके आ गए तो वो निपटवा रहे। मैं ये जानना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं इनकी जिम्मेदारी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। विप्लव, ये एक अलग डिबेट मुझे लगता है शुरुआत हो जाएगी, और इसमें मैं हमेशा निरंतर एक बात कहता हूं कि अगर आप 2006 की प्रकाश सिंह की अगर आप जजमेंट देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ स्पष्ट में कहा था कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स की, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत एक भयंकर आवश्यकता है। और किसी की भी सरकार आई हो, कांग्रेस की आई हो, बीजेपी की सरकार आई हो, हर डिस्पेंसेशन पुलिस को एक टूल, एक मशीनरी की तरह यूज करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आप पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, उनके ट्रांसफर, उनके प्रमोशंस इंडिपेंडेंट वे से नहीं होंगे, तो वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के ट्यून पे ही काम करेंगे। और साथ के साथ जब वो पॉलिटिकल मास्टर्स के ट्यून पे काम कर रहे हैं तो वो इन कामों में भी उनका हस्तक्षेप होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी रिसेंटली भी कहा कि आप जो सबजुडिस मैटर हैं या जिनमें कंप्लेंट्स आई हुई है, उसमें आप डायरेक्ट फोन करके लॉयर को एंटरटेन या अक्यूज को एंटरटेन नहीं कर सकते, आप नहीं बात करेंगे उनसे। लेकिन आज जैसे आपने कहा, ये बात, ये कोई ऐसा सत्य नहीं है जो छुपा हुआ है, ये स्पष्ट है, सबको दिख रहा है कि खुला सत्य है कि किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर किस तरह से उस मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे लगता है वो एक सेपरेट डिबेट रहेगी, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक पुलिस रिफॉर्म्स के, एक लार्जर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। ठीक है विकास सर, अब उन लोगों के लिए आपकी अंतिम राय क्या होगी जो बेचारे गए तो हाईकोर्ट, लेकिन हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिल पाया। अब वो कैसे अपना उत्साह या कैसे जोश बना के रखे कि चलिए हाईकोर्ट से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा। विकास सर, मतलब मुझे लगता है कि ये निरंतर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं सिविल मैटर्स को क्रिमिनल का रंग देने के लिए, मुझे लगता है यही एक उम्मीद है। और मैं समझ सकता हूँ लिटिगेंट का दुख, पर दर्द, उनका पेन, लेकिन उसमें हम मदद सिर्फ एक लीगल वे में कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि उन्हें हाईकोर्ट तक लेवल पे हार ना नहीं माननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जरूर याचिका दायर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने लेवल पे आप जाइए। अगर बाई द वे हाईकोर्ट से नहीं भी रिलीफ मिली है तो मिलेगी, लेकिन प्राइमा फेसाई आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का रिलेशनशिप था। जैसे विकास सर ने कहा कि व्यापारी थे, दो व्यापार कर रहे थे, आपस में लेन देन था, लेकिन बाद में उसको क्रिमिनलिटी का रंग दे दिया गया। और आप एडमिट करके आ रहे हैं कि हम बकायदा इसका ब्याज लेते रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको क्रिमिनल बना दिया गया, एक मुकदमा ठोक दिया गया,
है ना। तो ये नहीं करना है। अगर बाय द वे हाई कोर्ट से आपको नई रिलीफ मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। बहुत विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर, आपने इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को बेहतर बात बताई, और कम से कम इस तरह के मामलों में जो फंसे हैं वो निश्चित रूप से आपकी सलाह से फायदा जरूर उठा पाएंगे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं